हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और स्टडी मटेरियल के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको क्लास 10 का इंग्लिश क्रैश कोर्स 500 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 3 करवाने वाले हैं। हमने आपको बताया कि हम इस इंग्लिश के क्रैश कोर्स में आपको 10 क्लास करवाएंगे और यह इसका तीसरा क्लास है। और अगर आपने इसका पिछले 2 क्लास को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक इंग्लिश क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पिछले 2 क्लास को भी जरूर अटेंड कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक इंग्लिश सब्जेक्ट में कुछ नहीं पढ़ा है और सिर्फ इन 10 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% इंग्लिश के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए इसमें क्लास 3 पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, द ऑथर बाउट ए पेयर ऑफ बूट्स फ्रॉम अदर्स शॉप दोज वर नोट। जो लेखक थे उन्होंने एक जोड़े जूते को किसी दूसरे दुकान से खरीदी थी, तो वे क्या नहीं थे? वे न्यू नहीं थे, या नाउ नहीं न्यू होना थे, वे नए नहीं थे, वे फैशनेबल नहीं थे, वे कंफर्टेबल आरामदायक नहीं थे, या फिर डी वे बैड नहीं थे अर्थात अच्छे थे। तो इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि जो ऑथर थे, जो लेखक थे, उन्होंने दूसरे अदर्स शॉप से, दूसरे दुकान से एक जोड़े जूते को खरीदा था जो कि बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे अर्थात आरामदायक नहीं थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंफर्टेबल। और अगर आप इन क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, आपने पहले से पढ़ रखा है इन क्वेश्चन को, तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए क्वेश्चन नया है तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए और याद करते हुए चलिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंफर्टेबल। द ऑथर विजिटेड द शू मेकर शॉप्स। जो लेखक थे जिन्होंने किसी दूसरे दुकान से जब जूते खरीदे थे, एक जोड़े जूते को, तो उनको आरामदायक नहीं महसूस हो रहा था। तो उसी चैप्टर से ये भी क्वेश्चन है कि जो लेखक थे वे शू मेकर, जूते बनाने वाले के शॉप पर हमेशा इनफ्रीक्वेंटली, कभी कभी जाते थे, फ्रीक्वेंटली बार बार जाते रहते थे, ग्रेटली जाते थे, या फिर एवरी ईयर जाते रहते थे। तो जो ऑथर थे वे शू मेकर के शॉप पर इनफ्रीक्वेंटली अर्थात कभी कभी जाया करते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, द ऑथर विजिटेड द शू मेकर शॉप्स इनफ्रीक्वेंटली। मिस्टर गेस्लर्स बूट वर एक्सीलेंट बिकॉज। जो मिस्टर गेस्लर के जूते होते थे वे बहुत ही अच्छे होते थे, एक्सीलेंट होते थे। बिकॉज ही लर्न मेकिंग बूट्स फ्रॉम हिज मास्टर, क्योंकि उसने जूते बनाना अपने मास्टर से सीखा था। बिकॉज मेकिंग बूट्स वॉज ए प्रोफेशन फॉर हिम, लेकिन उसके लिए जूते बनाना उसके लिए एक प्रोफेशन था। मेकिंग बूट्स वॉज एन आर्ट फॉर हिम, उसके लिए जूते बनाना एक कला था। मेकिंग बूट्स वॉज ऑल्सो हिज एंसेस्टर्स प्रोफेशन अदर, उसके लिए जूते बनाना उसके पूर्वजों का प्रोफेशन था, पूर्वजों का देन था या कुछ अन्य। तो जो मिस्टर गेस्लर थे वे बहुत अच्छे जूते बनाते थे। इसका कारण यही था कि वे जूते बनाना, उनके पास जूते बनाने की एक कला थी, वे अपने अंदर एक जूते बनाने की कला को खोज रखे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेकिंग बूट्स वॉज एन आर्ट फॉर हिम। मिस्टर गेस्लर्स बूट वर एक्सीलेंट बिकॉज मेकिंग बूट्स वॉज एन आर्ट फॉर हिम। मिस्टर गेस्लर वॉज नोन टू द ऑथर फ्रॉम द डेज ऑफ यूथ बिकॉज। जो मिस्टर गेस्लर थे वे लेखक को, ऑथर को बहुत अपने बचपन से ही जानते थे। जो मिस्टर गेस्लर थे वे लेखक को बचपन से ही जानते थे, क्योंकि ही मेड हिज ग्रैंडफादर्स हाउस, क्योंकि ग्रैंडफादर्स शूज, क्योंकि वे उसके दादाजी के जूते बनाते थे। ही मेड हिज फादर बूट्स, क्योंकि वे उसके पिता के जूते बनाते थे, क्योंकि वे उसके माता के स्लीपर बनाते थे, या फिर किन्हीं के लिए वे किसी प्रकार के कोई जूते नहीं बनाते थे। तो जो मिस्टर गेस्लर थे वे लेखक को बचपन से इसलिए जानते थे क्योंकि मिस्टर गेस्लर बचपन में ही लेखक के पिता के लिए जूते बनाने थे। ही मेड हिज फादर्स बूट्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही मेड हिज फादर्स बूट। मिस्टर गेस्लर वॉज नोन टू द ऑथर फ्रॉम द डेज ऑफ यूथ। वे बचपन से ही मिस्टर गेस्लर लेखक को जानते थे क्योंकि वे लेखक के पिताजी के लिए जूते बनाते थे। मिस्टर गेस्लर हैड हिज शॉप इन। जो मिस्टर गेस्लर थे उनकी दुकान कहाँ थी? लंदन में, पेरिस में, बोन में, या फिर बर्लिन में। तो जो मिस्टर गेस्लर थे उनकी शॉप थी, उनकी दुकान थी लंदन में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, लंदन। मिस्टर गेस्लर हैज हिज शॉप इन लंदन। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू मिस्टर गेस्लर शॉप वेरी ऑफन बिकॉज। अक्सर
मिस्टर गैसलर को दुकान जाने में किसी प्रकार की कोई नॉट पॉसिबल मतलब असंभव नहीं था, क्योंकि हिज बूट्स लास्टेड लॉन्ग, क्योंकि उसके जूते बहुत ज़्यादा समय तक चलते थे। हिज बूट्स डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, उसके जूते बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलते थे। हिज शॉप जनरली रिमेंड क्लोज्ड, उसकी जो दुकान रहती थी वह ज़्यादातर बंद ही रहती थी, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो मिस्टर गैसलर थे वे अक्सर अपने शॉप पर चले जाते थे और उनको अपने शॉप पर जाने के लिए, अपनी दुकान पर जाने के लिए किसी प्रकार की कोई नॉट पॉसिबल जैसी बात नहीं थी, कोई संभव वाली बात नहीं थी, क्योंकि जो उनके जूते थे वे लास्ट लॉन्ग थे, उनके जूते बहुत ज़्यादा समय तक चलते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ जाएगा हिज बूट्स लास्ट लॉन्ग। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू मिस्टर गैसलर शॉप वेरी ऑफन बिकॉज हिज बूट्स लास्टेड लॉन्ग। स्लो स्टार वर्सन, जो स्टोल स्टार वर्सन है, वॉज द कोज ऑफ गैसलर्स, जो गैसलर्स थे उनकी जो मृत्यु हुई थी वह धीमी भूखमरी के कारण हुई थी। इज द केस ऑफ इल डेथ, गुड डेथ, इल हेल्थ, गुड हेल्थ, लाइंग ऑन द सिक बेड, या फिर डेथ। तो धीमी भूखमरी के कारण वे बीमार भी नहीं हुए थे, उनकी स्वास्थ्य अच्छी भी नहीं थी और वे बेड पर बीमार पड़े भी नहीं रहते थे, उनकी डायरेक्ट मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डेथ। स्लो स्टारवेशन वॉज द कोज ऑफ गैसलर्स डेथ। सन एंड मून हैज़ बीन रिटन बाय, हमने आपको बताया कि सन एंड मून एक चैप्टर का नाम है और पूछा जा रहा है कि यह जो सन एंड मून चैप्टर है यह किसके द्वारा लिखा गया? प्रेमचंद जी के द्वारा, कैथेराइन मैन्सफील्ड के द्वारा, लियो टोल्स्टॉय के द्वारा, या फिर जोन्स गैल्वर्दी के द्वारा। तो जो सन एंड मून पार्ट है यह पार्ट प्रेमचंद नहीं कैथेराइन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैथेराइन मैन्सफील्ड। सन एंड मून हैज़ रिटन बाय कैथेराइन मैन्सफील्ड। And wailing loudly, sun stumped off to the and wailing loudly, sun stumped off of the garden of the party to the hall या फिर to the nursery। तो and wailing loudly, loudly wailing होने लगा और जो सन था वह stumped off हो गया। तो यह stumped off कहाँ हुआ? गार्डन में, पार्टी में, हॉल में, या फिर नर्सरी में? तो यह नर्सरी में हो गया था, स्टम्प्ड ऑफ टू द नर्सरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नर्सरी। एंड वेलिंग लाउडली सन स्टम्प्ड ऑफ टू द नर्सरी। योर ड्रेस इज राइट ऑफ वन साइड, हु सेड, तुम्हारी जो ड्रेस है वह एक तरफ से सही है, तुम्हारी ड्रेस एक तरफ से सही है, यह किसने कहा? सन ने, मून ने, नर्स ने, या फिर फादर ने। योर ड्रेस इज राइट ऑफ वन साइड, तुम्हारी ड्रेस एक तरफ से सही है, तुम्हारी पोशाक एक तरफ से सही है, यह जो बात थी यह मून ने कही थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मून। योर ड्रेस इज राइट ऑफ वन साइड, हु सेड, तो पाठ में मून ने इस कथन को कहा था, योर ड्रेस इज राइट ऑफ वन साइड। गुड नाइट माई प्रीसियस बेबीज, हु सेड, गुड नाइट माई प्रीसियस बेबी, हु सेड, यह बात किसने कही? गुड नाइट माई प्रीसियस बेबीज, फादर ने, द गर्ल ने, द नर्स ने, या फिर मदर ने? या मोथोर नहीं है, मदर होना चाहिए। तो यह जो बात थी मदर ने कहा था, माता ने कहा था अपने बच्चों को गुड नाइट माई प्रीसियस बेबीज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मदर। शुभ रात्रि मेरे बच्चे, यह बात कही थी मदर ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मदर। मून इज हेयर है, जो सन एंड मून चैप्टर है जो कि कैथेराइन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें जो मून है वो मून क्या है? एक प्लेनेट है, एक ग्रह है, एक बॉय है, एक लड़का है, एक गर्ल है, एक लड़की है, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं है। तो जो मून है इस चैप्टर में मून एक लड़की का किरदार निभा रही है, अर्थात इस चैप्टर में मून एक गर्ल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गर्ल। मून इज हेयर ए, सन एंड मून चैप्टर में जो मून है यह एक गर्ल है, अर्थात मून इज हेयर ए गर्ल। सन इज हेयर, जैसा कि हमने आपको बताया कि मून तो एक लड़की है, तो उसी प्रकार सन भी उसमें क्या है? एक लड़की है, एक प्लेनेट है, एक ग्रह है, एक प्लांट है, एक पौधा, या फिर एक बॉय है, एक लड़का है। तो मून तो लड़की है और सन एक लड़का है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बॉय। सन एंड मून चैप्टर में आपको यह याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सन एंड मून चैप्टर में जो सन है वह एक लड़का का किरदार निभा रहा है, एक लड़का है उस चैप्टर में, और जो मून है एक लड़की है। तो सन इज हेयर ए बॉय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बॉय। ए पार्टी इज ऑर्गेनाइज्ड एट द हाउस ऑफ, एक पार्टी आयोजित की गई थी किसके घर पर? सन के घर पर, डॉक्टर के घर पर, बिजनेसमैन के घर पर, या फिर इनमें से किसी के घर पर नहीं? नो वन। तो ए पार्टी ऑर्गेनाइज्ड एट द हाउस ऑफ सन, सन के घर पर ही एक पार्टी, एक आमंत्रण नियोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सन। द डाइनिंग हॉल इज डेकोरेटेड विद अ बंच ऑफ, जो डाइनिंग हॉल था वह सजाया गया था किस चीज़ के गुलदस्ते से, किस चीज़ के गुच्छे से? मैरीगोल्ड फ्लावर के गुलदस्ते से, जैस्मिन के गुच्छे से, लिली फ्लावर के गुलदस्ते से, या फिर रोजेज अर्थात गुलाबों के फ्लावर से? तो जो डाइनिंग हॉल था वह सजाया गया था गुलाबों के गुलदस्तों से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रोजेज। द डाइनिंग हॉल इज डेकोरेटेड विद अ बंच ऑफ रोजेज।
वट वॉज ट्रबल विद हिम, उसके साथ क्या समस्या थी। वट वॉज ट्रबल विद हिम, उसको क्या समस्या थी। पेन इन बेली, उसके पेट में दर्द था। ईचिंग थी, उसको खुजली थी। ए हेड चेक था, उसको सिर में दर्द था। या फिर नन ऑफ दिस, उसको कुछ भी नहीं था। तो यह चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है और चैप्टर में उसके साथ कौन सी समस्या थी, ट्रबल थी, कौन सी समस्या थी। तो चैप्टर में उसको खुजली हो रही थी अर्थात ईचिंग हो रही थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईचिंग। वट वॉज ट्रबल विद हिम, तो वट वॉज ट्रबल विद हिम, ईचिंग। हु एक्सप्लेन एलर्जी, ये जो एलर्जी चैप्टर है इसको किसने एक्सप्लेन किया है, किसने इसका वर्णन किया है। प्रेम शंकर ने, द डॉक्टर ने, द पेशेंट ने, या फिर डी ए चाइल्ड ने। तो जो एलर्जी चैप्टर है, इस एलर्जी चैप्टर में जो एक्सप्लेन किया है प्रेम शंकर ने किया और उन्होंने एलर्जी चैप्टर में एलर्जी से रिलेटेड बातों को ही बताया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेम शंकर एक्सप्लेन्ड एलर्जी। The lawyer had to begin the confinement from the 12 o'clock of November 14। जो लॉयर था वह कन्फिनमेंट फ्रॉम 12 o'clock नवंबर 14 को, कन्फिनमेंट अर्थात कन्फिनमेंट का मतलब होता है कैद हो गया था। द लॉयर हैड बिगन द कन्फिनमेंट फ्रॉम 12 o'clock नवंबर 40। तो यह कब हुआ था, 1850 में, बी 1990 में, सी 1860 में, या फिर डी 1870 में। तो द लॉयर हैड टू बिगन द कन्फिनमेंट फ्रॉम 12 o'clock ऑन नवंबर 40 इन 1870। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1870। द बैंकर टू द सीट फ्रॉम द टेबल एंड, जो बैंकर था उसने टेबल से एक सीट को लिया, एक पेज को लिया, एंड टोर, उसको तोड़ दिया, एंड रीड, उसको पढ़ने लगा, एंड थ्री, उसको फेंक दिया, एंड बर्न, उसको जला दिया। तो जो बैंकर था उसने टेबल से एक सीट को लिया और उसको लेते ही पढ़ने लगा, रीड करने लगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीड। द बैंकर टू द सीट फ्रॉम द टेबल एंड रीड। 15 years कन्फिनमेंट, 15 साल के कारावास के बाद। कन्फिनमेंट मतलब होता है कारावास या फिर जेल। तो 15 साल के जेल के बाद हैड टोट हिम टू सिट, उसने मुझे बैठने के लिए कहा। इडली, बहुत ही अच्छे से, साइलेंटली, चुपचाप तरीके से, एक्टिवली, बहुत ही स्फूर्तिपूर्वक, या फिर मोशनलेस तरीके से कहा। तो उसने मुझे 15 साल के कारावास के बाद बिल्कुल मोशनलेस बैठने के लिए कहा, टोट हिम सिट टू सीट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मोशनलेस। 15 years कन्फिनमेंट हैड टोट हिम टू सीट मोशनलेस। आफ्टर 3 o'clock द बैंकर वेंट्स टुवर्ड, 3 बजे के बाद, आफ्टर 3 o'clock 3 बजे के बाद बैंकर कहाँ चला गया। होम, घर, मार्केट, बाजार में, किचन, रसोई में, या फिर द गार्डन में, बगीचे में। तो 3 बजे के बाद जो बैंकर था वह बगीचे में चला गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आफ्टर 3 o'clock द बैंकर वेंट टुवर्ड्स द गार्डन। 15 years बिफोर द बैंकर हैड टू मैनी, 15 सालों के बाद बैंकर ने उसको बहुत सारा क्या दिया, मनी दिया, पाउंड्स दिया, लाख दिए, या फिर डॉलर्स दिए। तो 15 years बिफोर द बैंकर हैड टू मैनी मिलियंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिलियंस। 15 years बिफोर द बैंकर हैड टू मैनी मिलियंस। एक्सिक्यूशन किल्स, जो एक्सिक्यूशन है वह किस तरह किल हुआ। सून, बहुत ही जल्दी, एट वंस, एक बार हो गया, इन नो मोमेंट, बिना किसी मोमेंट के, या फिर डी इंस्टेंटली, बिल्कुल ही जल्दी हो गया। तो जो एक्सिक्यूशन था, जो समस्याएं थी, उसका अंत हो गया एट वंस, एक बार में ही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एट वंस। एक्सिक्यूशन किल्स एट वंस। इन क्वेश्चन को सिर्फ आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। अगर आप इनको सोचिएगा कि रट लेंगे तो रटना अभी आपके लिए संभव है। सिर्फ आप हमारे इस 10 वीडियो को ऑब्जेक्टिव के रूप में देखते हुए चलिए और आप 100% सिर्फ इन 10 वीडियो को अटेंड कर लेते हैं, 10 क्लास को अटेंड कर लेते हैं, तो आप 100% इंग्लिश के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और हम आपके लिए लेटर एप्लीकेशन के लिए सेपरेट वीडियो भी जरूर लेके आएंगे, जिससे आपका ग्रामर भी कवर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू अवॉइड अननेसेसरी रूमर्स द बैंकर लॉक्ड द पेपर। अननेसेसरी, जिस रूमर्स की, जिन अफवाहों की ज़रूरत नहीं है, उनसे बचने के लिए बैंकर ने किस पेपर को लॉक कर दिया। जो पेपर थे उसको कहाँ लॉक कर दिया, एक बॉक्स में, एक अलमीरा में, अपने ड्रॉवर में, या फिर किसी सुरक्षित जगह पर उसको लॉक कर दिया था। तो जो बैंकर थे उन्होंने बिना ज़रूरत वाली अर्थात बिना काम वाली रूमर्स को, अफवाहों से बचने के लिए उन्होंने उन पेपर्स को लॉक कर दिया था अपने अलमीरा में, अपनी अलमारी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन हिज अलमीरा। टू अवॉइड अननेसेसरी रूमर्स द बैंकर लॉक्ड द पेपर इन हिज अलमीरा। कैपिटल पुनिशमेंट किल्स बाय, जो कैपिटल पुनिशमेंट है वह किसके द्वारा मारा गया। स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे, डिग्रीज के कारण मारा गया, हैंगिंग के कारण, या फिर इंस्टेंटली। तो जो कैपिटल पुनिशमेंट है वह कैपिटल पुनिशमेंट मारा गया डिग्रीज के कारण।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिग्रीज। कैपिटल पुनिशमेंट किल्स बाय डिग्रीज। द लॉयर वॉज ए यंग मैन ऑफ अबाउट, जो लॉयर था वह एक जवान आदमी था, लगभग 25 ईयर्स का, लगभग 20 ईयर्स का, लगभग 21 ईयर्स का, या फिर 40 ईयर्स का। तो जो लॉयर था वह एक जवान आदमी था, लगभग 25 वर्ष का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25। द लॉयर वॉज ए यंग मैन ऑफ अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड। इट वॉज डिसाइडेड दैट द लॉयर मस्ट अंडर टू गो हिज, इट वॉज डिसाइडेड, जो लॉयर था, जो वकील था, उसने निर्णय किया कि वह किस चीज़ के अंदर जाएगा। होम के अंदर चला जाएगा, ऑफिस के अंदर चला जाएगा, कोर्ट के अंदर चला जाएगा, या फिर इम्प्रीजनमेंट का होता है, इम्प्रीजनमेंट मतलब होता है जेल के अंदर, कारावास के अंदर। तो जो लॉयर था उसने बाद में डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया था कि वह जेल के अंदर ही चला जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इम्प्रीजनमेंट। It was decided that the lawyer must under to the go his imprisonment. In the second year of the imprisonment, the piano was heard. अर्थात कारावास के दूसरे साल में पियानो उनको कहाँ से सुनाई दिया? मोर, बहुत ज़्यादा सुनाई दिया, मोर एंड मोर, बहुत से बहुत ज़्यादा सुनाई दिया, लॉन्ग, अधिक समय तक सुनाई दिया, या फिर नो लॉन्गर, ज़्यादा समय तक नहीं सुनाई दिया। तो जब दूसरे साल उसको जेल में हो गया इम्प्रीजनमेंट, जब जेल में उसको दूसरा साल हो गया तब उसको पियानो की जो आवाज़ थी वह ज़्यादा समय तो सुनाई नहीं देती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नो लॉन्गर। इन द सेकेंड ईयर ऑफ द इम्प्रीजनमेंट द पियानो वॉज हियर्ड नो लॉन्गर। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 6th ईयर द प्रिजन बिगेन टू स्टडी। अर्थात इन द सेकेंड हाफ ऑफ 6th ईयर, 6.5 साल के बाद, इन द सेकेंड हाफ ऑफ 6th ईयर 6.5 साल के बाद जो प्रिजनर था, जो कैदी था, वह क्या अध्ययन करने लगा? बिगेन टू स्टडी, क्या पढ़ने लगा? जियोग्राफी, भूगोल को पढ़ने लगा 6.5 साल के बाद, साइंस को पढ़ने लगा, लैंग्वेज, भाषाओं को पढ़ने लगा, या फिर इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्थाओं को पढ़ने लगा। तो जो इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 6th ईयर अर्थात 6.5 साल के बाद जो कैदी था वह पढ़ने लगा था लैंग्वेज को, भाषाओं को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लैंग्वेज। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 6th ईयर द प्रिजनर बिगेन टू स्टडी द लैंग्वेज। इन द 10th ईयर ऑफ द लॉयर रीड ओनली। अर्थात जो लॉयर था उसने 10वें साल सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना शुरू कर दिया? हिस्ट्री को, इतिहास को, फिलोसफी को, पॉलिटिक्स को, या फिर न्यू टेस्टामेंट को। तो इस क्वेश्चन को हमने एक बार और बताया था कि जो लॉयर था उसने 10वें साल के बाद सिर्फ और सिर्फ न्यू टेस्टामेंट को पढ़ना ही शुरू कर दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यू टेस्टामेंट। इन द 10th ईयर द लॉयर रीड ओनली न्यू टेस्टामेंट। आई स्पोक टू राजन अबाउट माई विजिट टू मैसूर। तो यह जो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, इस टाइप में जो क्वेश्चन लिखा गया है, इसी क्वेश्चन को आपको आंसर में खोजना है, बिल्कुल सही लैंग्वेज में, सही करेक्ट में। तो आई स्पोक टू राजन अबाउट माई विजिट टू मैसूर, तो आई स्पोक टू राजन अबाउट माई विजिट टू मैसूर, यह सही हो जाएगा। आई स्पोक टू राजन अबाउट माई विजिट्स हो गया तो यह गलत हो जाएगा। आई स्पोक टू राजन अबाउट माई विजिट टू मैसूर, यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन है, इधर में फुल स्टॉप, यह भी गलत हो जाएगा। आई स्पोक टू राजन अबाउट माई विजिट टू मैसूर, तो फर्स्ट और डी, ए और डी दोनों का दोनों सही है, तो ऑप्शन कोई भी हो सकता है, तो ऑप्शन के अनुसार हम डी ही कर देते हैं। तो आई स्पोक टू राजन अबाउट माई विजिट टू मैसूर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई स्पोक टू राजन अबाउट माई विजिट टू मैसूर। वी वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी विया अरुणा असफ अली मार्ग। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी गए अरुणा असफ अली मार्ग के जरिए। वी वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी विया अरुणा असफ अली मार्ग। वी वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी विया अरुणा असफ अली मार्ग। वी वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी विया अरुणा असफ अली मार्ग, या फिर वी वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी विया अरुणा असफ अली मार्ग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वी वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी विया अरुणा असफ अली मार्ग, अरुणा असफ अली मार्ग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणा असफ अली मार्ग। सीता इज प्रीटी, मीना इज प्रीटी। सीता भी सुंदर है और मीना भी सुंदर है, तो इन दोनों सेंटेंस को आपको कंबाइन करना है। तो सीता इज एज प्रीटी एज मीना, सीता इज एज प्रीटी एज मीना, जितनी सुंदर सीता है उतनी ही सुंदर मीना भी है। तो सीता इज प्रीटी एज मीना, मीना की तरह सीता भी सुंदर है। सीता इज नॉट प्रीटी एज मीना, सीता मीना की तरह सुंदर नहीं है, तो यह तो गलत हो जाएगा। सीता इज प्रीटी बट मीना इज नॉट, सीता सुंदर है लेकिन मीना नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। सीता इज मोर प्रीटी देन मीना, सीता मीना से अधिक सुंदर है, तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिंपल सेंटेंस है, सीता इज प्रीटी, मीना इज प्रीटी, सीता भी सुंदर है और मीना भी सुंदर है, तो सीता इज एज प्रीटी एज मीना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सीता इज एज प्रीटी एज मीना। द ओल्ड मैन इज वेरी वीक, ही कैन नॉट टू वॉक।
जो बूढ़ा आदमी है वह बहुत ही कमज़ोर है, वह चल नहीं सकता है। तो द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वॉक। द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वॉक। जो बूढ़ा मैन है वह कमज़ोर है, चल नहीं सकता है। द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वॉक। द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वॉक। द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वॉक। तो इसमें देखिए यह तो गलत ही हो गया, क्योंकि यहाँ टू है, टू होगा ही नहीं। इस टू, इसमें टू तो है, लेकिन यह सेंटेंस प्रेजेंट में हो, यह पास्ट में हो गया वो, तो यह भी गलत हो जाएगा। द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वर्क, यह सही हो सकता है। द ओल्ड मैन इज सो वीक भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो बूढ़ा व्यक्ति है वह बहुत अधिक, टू मिस होता है, वेरी का काम करता है ये टू, तो जो टू वीक है यह बहुत कमजोर है, इसीलिए वह चल नहीं सकते, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। कुछ कुछ ट्रांसलेशन भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसकी जो आवाज़ ये बहुत प्यारी है। हिज वॉइस इज़ वेरी स्वीट, हिज वॉइस वॉज वेरी स्वीट, हर वॉइस हैज़ स्वीट, या फिर नन ऑफ दिस। तो उसकी का मतलब यहाँ गर्ल से रिलेटेड बात की जा रही है, महिला के बारे में, लड़की के बारे में कहा जा रहा है। तो लड़की के लिए हिज तो यूज़ होगा ही नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। हिज का यूज़ नहीं होगा नन ऑफ दिस में। लड़की के लिए हर का यूज़ होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हर वॉइस हैज़ स्वीट, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, हर वॉइस हैज़ स्वीट। मैंने एक सपना देखा, आई सी ए ड्रीम, आई सो ए ड्रीम, आई वॉज सीन एंड ड्रीम, या फिर नन ऑफ दिस। तो मैंने एक सपना देखा, तो सपना मैंने कुछ समय पहले ही देखा होगा, तभी मैं आज आपको बता रहा हूँ। भूतकाल में देखा होगा तो आई सो ए ड्रीम, यह पास्ट सेंटेंस में बनेगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई सो ए ड्रीम। हम विद्यार्थी हैं, तो इस क्वेश्चन का ट्रांसलेशन तो आप सिंपली आप भी कर सकते हैं। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स, यह हो जाएगा। वी स्टूडेंट नहीं, वी हैव स्टूडेंट्स, नो, नन ऑफ दिस, नो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो ही हैज़ वर्क हार्ड, ही हैज़ वेरी वर्क हार्ड, ही हैज़ टू वर्क हार्ड, या फिर नन ऑफ दिस। तो वह जो है उसे बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो ही हैज़ टू वर्क हार्ड। यहाँ टू नहीं, यहाँ टू होना चाहिए था, डबल होना चाहिए था, क्योंकि उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही हैज़ टू वर्क हार्ड। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसका ट्रांसलेशन तो आप 100% कर दीजिएगा, क्योंकि यह जो लाइन है बहुत बार आपको सुनने को भी मिला होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो ईमानदारी है वह सबसे अच्छी नीति है, तो इस लाइन को आपने सुना होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ नहीं है, गलत हो जाएगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी यह हो सकता है। ऑनेस्टी हैज़, यह भी गलत हो जाएगा, और नन ऑफ दिस, यह भी गलत। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ताजमहल इज़ बिल्ट ऑफ, कुछ आपका आर्टिकल भी है, इन आर्टिकल को भी पढ़ना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में 2 या 3 आर्टिकल भी जरूर आएंगे। ताजमहल इज़ बिल्ट ऑफ, जो ताजमहल है बनाया गया है, ए मार्बल, मार्बलों से, एन मार्बल, द मार्बल, या फिर डी नो आर्टिकल। तो ताजमहल और मार्बल से जो बनाया गया है, इसमें कभी भी किसी प्रकार का कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। द ताजमहल इज़ बिल्ट ऑफ मार्बल, सिंपली यही सेंटेंस हो जाएगा, द ताजमहल इज़ बिल्ट ऑफ मार्बल। ताजमहल मार्बल, संगमरमर से बनाया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। ही इज़ ब्लैंक यूरोपियन, ही इज़ यूरोपियन, वह एक यूरोपियन है, तो ही इज़ ए यूरोपियन, वह एक यूरोपियन है। ही इज़ एन यूरोपियन, ही इज़ द यूरोपियन, या फिर नो आर्टिकल, तो वह एक यूरोपियन है, वह यूरोप का रहने वाला है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ए, ही इज़ ए यूरोपियन। लेट अस प्ले ब्लैंक चेस, लेट अस प्ले ब्लैंक चेस, मतलब चलो शतरंज खेलते हैं। चेस का मतलब होता है शतरंज, चलो चेस खेलते हैं। लेट प्ले ए चेस, एक संतरज खेलते हैं। एन मतलब भी एक संतरज खेलते हैं, या फिर द, तो चलो शतरंज खेलते हैं, तो इसमें भी किसी प्रकार का कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। लेट अस प्ले अस चेस, लेट अस प्ले चेस, इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। द बॉय इज़ इंटरेस्टेड ब्लैंक पेंटिंग, जो लड़का है वह बहुत ही इंटरेस्टेड है पेंटिंग करने में, तो द बॉय इज़ इंटरेस्टेड एट पेंटिंग, इन पेंटिंग, टू पेंटिंग, या फिर फॉर पेंटिंग। तो जो लड़का है वह पेंटिंग के लिए इंटरेस्टेड है, पेंटिंग के लिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोर। द बॉय इज़ इंटरेस्टेड फॉर पेंटिंग। ही फेल्ट पीटी ब्लैंक द पुअर, वह गरीबों के लिए बहुत ही दयालुतापूर्वक महसूस करती है, बहुत ही दया भावना रखती है, तो ही फेल्ट ब्लैंक द पुअर, ही फेल्ट ब्लैंक फॉर द पुअर, क्योंकि वह गरीबों के लिए
दया भावना रखती है, तो इसमें भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। इससे पहले जो आपने सेंटेंस पढ़ा उसी से रिलेटेड इसमें भी आर्टिकल लगेगा, ही फेल्ट द पीटी फॉर द पुअर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। ही वेंट टू द विलेज ब्लैंक फुट, वह गांव गया पैदल, मतलब अपने पैरों से, वह गांव गया अपने पैरों से। ही वेंट टू द विलेज ऑन फुट, फ्रॉम फुट, बाय फुट या फिर विथ फुट। तो फुट के लिए हमेशा आर्टिकल यूज होता है ऑन फुट, मैं अपने पैरों पर चलता हूँ ऑन फुट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑन। ही वेंट टू द विलेज ऑन फुट, वह अपने गांव गया पैदल चलकर। ईच ऑफ द बॉयज ब्लैंक बीन गिव ए बुक, हर एक लड़के ने एक किताब को दिया, हैव गिवन ए बुक। तो ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, तो ईच ऑफ द बॉयज मतलब हर एक लड़के की बात करें तो ईच ऑफ द बॉयज इज, यह नहीं होगा ईच ऑफ द बॉयज आर, यह जो है ईच ऑफ द बॉयज यह सिंगुलर ही होगा, लेकिन यह सिंगुलर के साथ साथ प्लुरल होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और जो प्लुरल होगा वह हैज़ हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हैज़। ईच ऑफ द बॉयज हैज़ बीन गिवन ए बुक। एक कमिटी ब्लैंक अपॉइंटेड टू द स्टडी ऑफ सिचुएशन, एक कमिटी अपॉइंट की गई स्टडी ऑफ सिचुएशन, पढ़ाई के मामले में। तो एक कमिटी वॉज अपॉइंटेड, एक कमिटी वर अपॉइंटेड, एक कमिटी हैज़ अपॉइंटेड या फिर एक कमिटी हैव अपॉइंटेड। तो एक कमिटी बुलाई गई थी स्टडी के मामले में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा वॉज। एक कमिटी वॉज अपॉइंटेड, यहाँ V2 है तो इसमें भी V2 ही लगेगा। एक कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू द स्टडी ऑफ सिचुएशन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा वॉज। इसके बाद आपका आई हेल्प द बैगर, यह वॉइस है और इस वॉइस में आपको बनाना आई हेल्प द बैगर। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है उसको आपको पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में बनाना है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है द बैगर, तो द बैगर तो चारों के चारों में बनाया गया है, तो यह तो सही हो जाएगा चारों के चारों पहला रूल से। दूसरा रूल है कि आई हेल्प द बैगर, मैंने गरीब की मदद की। आई हेल्प द बैगर, बैगर मतलब होता है भिखारी, मैंने भिखारी की मदद की। तो आई हेल्प द बैगर मतलब मैंने उसकी मदद की थी। तो इसमें पास्ट सेंटेंस होगा, तो पास्ट वर्ब भी है, वॉज भी है, वॉज भी है, लेकिन मैंने एक ही भिखारी की मदद की थी, बैगर्स नहीं है, बैगर है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लुरल सेंटेंस है। तो बच गया ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। तो द हेल्प बैगर वॉज, द बैगर वॉज, द बैगर वॉज। हेल्प्ड बन जाएगा हेल्प में, और हेल्प में हेल्प में, तो जो हेल्प में रह जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी में हेल्प्ड हो गया है, इसमें चेंज हो गया तो यह भी गलत हो जाएगा। बच गया ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में देखना है आई हेल्प्ड वॉज, आई द बैगर वॉज हेल्प, द बैगर वॉज हेल्प। तो हमने आपको बताया कि जो उसमें सब्जेक्ट होता है बाय प्लस ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो बाय देखिए ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ बी में, इसमें तो 4 हो गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चारों के चारों रूलों से जब हम देखते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई हेल्प द बैगर वॉज हेल्प माई मी, भिखारी की मदद मेरे द्वारा की गई। ही हैज़ बोट ए हाउस, उसने एक घर खरीदा। ही हैज़ बोट ए हाउस, तो सबसे पहले आपको ए हाउस जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना। तो सब्जेक्ट तो चारों के चारों सेंटेंस में बनाया गया, हैज़ भी चारों के चारों सेंटेंस में लगाया, यह भी सही हो जाएगा। बीन भी सभी के सभी सेंटेंस में लगाया गया, तो यह भी सही हो जाएगा। इसके बाद आपको देखना है बोट भी चारों सेंटेंस में, यह भी गलत हो जाएगा, यह भी सही हो जाएगा। सभी के सभी रूल काम करें, बस आपको इसमें एक ही रूल देखना है कि जो ही है वह बाय प्लस ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय प्लस हिम बन जाएगा। तो इसमें फॉर हिम है, गलत हो जाएगा। केवल हिम है, गलत हो जाएगा। विथ हिम हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। बाय हिम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ही हैज़ बाउट ए हाउस, उसने एक घर खरीदा। तो ए हाउस हैज़ बीन बोट बाय हिम, मेरे द्वारा एक घर खरीदा गया, उसके द्वारा एक घर खरीदा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए हाउस हैज़ बीन बोट बाय हिम, क्योंकि जो पैसिव वॉइस होता है हमेशा बाय प्लस ऑब्जेक्ट बनता है, तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में ही है। तो आप सिर्फ 4 या 5 रूल को पैसिव वॉइस की याद रखिएगा, तो आप 100% एग्जाम में जो पैसिव वॉइस आएगा, एक्टिव वॉइस आएगा, उसको आप 100% सही से बना दीजिएगा। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सी वॉज लव्ड बाय हर फादर, वह अपने पिता के द्वारा प्यार की जाती है। तो सी वॉज लव्ड बाय हर फादर, तो सबसे पहले जो हर फादर ऑब्जेक्ट है इसको आपको सब्जेक्ट बनाना, तो चारों के चारों में सब्जेक्ट बना गया है। सी वॉज, सी जो है वह हर में चेंज हो जाएगी, और हमने आपको बताया था कि वह बाय हर बनेगी। सी वॉज हर फादर लव्ड बाय हर, हर फादर लव्ड बाय हर, बाय हर तो यही है, मतलब यही पैसिव बना हुआ है, आपको एक्टिव बनाना है। तो यहाँ बाय हर है तो इसमें बाय हर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी या फिर डी में से होगा। तो हर फादर लव्ड हर, लव्ड मी, तो लव्ड मी नहीं होगा, लव्ड हर ही होगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। और लव्ड है तो लव्ड ही हो जाएगा, लव नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस को आपको एक्टिव वॉइस में बनाना है।
और इससे पहले जो आपने 2 क्वेश्चन बनाया वो एक्टिव वॉइस था और आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना था। तो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस यह बनेगा हर फादर लव्ड बाय हर। तो इसमें अगर देखिए पैसिव वॉइस अगर आप इसको एक्टिव बनाते हैं तो हर यह जो सब्जेक्ट यह ऑब्जेक्ट सी बन जाएगा, वॉज लव्ड बाय हर फादर ऑब्जेक्ट और बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हर फादर लव्ड हर। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया और यह हमारे क्रैश कोर्स का 3rd क्लास अर्थात तीसरा क्लास था और इसके बाद इसका 7 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप सिर्फ इन 10 क्लास सेट को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।